मुझे लगता है ये इतना लंबा चुनाव इसलिए किया गया कि मोदी जी चाहते थे कि वो हर जगह जा करके भाषण दे सके। इस चुनाव के इतने लंबे होने से जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उत्तर भारत की, मुझे लगता है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद हरियाणा पंजाब में उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। उसका कारण है भाजपा हार देख रही है और उसका जो गठबंधन है एनडीए, तो दलितों और पिछड़ों के अधिकार हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। जो बनारस की बीएचयू की छात्रा के साथ जो 3 भाजपा के लोग बाद में पकड़े गए, 1.5 महीने तक उनको पकड़ा नहीं गया। और अब जो ये कर्नाटका का जो केस है, जो शायद दुनिया का रिकॉर्ड है, इसीलिए गरीब से तो कोई इनको मतलब नहीं है। अगर हमारे सारे जो उद्योग धंधे हैं, रेलवे और सारी चीज़ें अगर ये अदानी को दे सके तो ये दे देंगे। 10 साल में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि लोग कहते हैं अंग्रेज़ों के टाइम से ज़्यादा आज असमानता है। मुझे लगता है ये इतना लंबा चुनाव इसलिए किया गया कि मोदी जी चाहते थे कि वो हर जगह जा कर के भाषण दे सकें और अपने लिए वोट मांग सकें। उनको लगा कि इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि देश को बहुत नुकसान हुआ है, इतना महंगा चुनाव, कोई काम भी नहीं हो रहा है, सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन दरअसल जब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, फिर जिस तरह से फ़ायदा और नुकसान होता है वो अलग तरीके से होता है। इस चुनाव के इतने लंबे होने से जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उत्तर भारत की, मुझे लगता है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। एक तो उनके गठबंधन के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को मिली है क्योंकि वहाँ शिक्षा वगैरह कम है। दूसरा, इन पार्टियों का इकट्ठा आना, बिहार के अंदर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरा अभियान चलाया और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी और उनके लोगों को साथ में रख कर के उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये जो समय में लिया वो मिलेगा विपक्ष को। मैं केरला में थी 14 दिन। केरला में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलेगी। वहाँ किसी को भी जीत मिले, वो बीजेपी के खिलाफ ही सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो वो 20 सीटें हो गई। इस तरह से तमिलनाडु में भी मुझे नहीं लगता उनको मिलने वाला है। कर्नाटका में निश्चित रूप से वो घटने वाले हैं। तेलंगाना और आंध्रा में उनको फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि उनके साथ जो आए हैं टीडीपी वगैरह, उससे उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। असली बात शुरू होती है जहाँ पर पिछली बार भाजपा को बहुत वोट मिला था। मैं गुजरात की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि लोग कह रहे हैं वहाँ भी 1 या 2 वो कम हो गए। चलिए उनको सारी सीटें भी अगर हम दे देते हैं, लेकिन जब हम आते हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तो फिर तस्वीर बदलने लगती है। हम मध्य प्रदेश में भी कहते हैं कि आप उनको दे दीजिए, उनको पिछली बार भी सारी सीटें मिली थी, अब की बार भी। लेकिन फिर आप जब दूसरे प्रांतों में जाएंगे तो उनका फिर माइनस होना शुरू होता है, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि झारखंड, जैसे कि महाराष्ट्र, और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, इनकी बहुत सीटें कम होने वाली हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद हरियाणा पंजाब में उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। उसका कारण है जो वहाँ पर बहुत गुस्सा है किसान आंदोलन को लेकर के। पिछली बार 700 लोग मरे, अब की बार भी 2 लोग मरे। और जो पूरा रवैया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिस तरह से उन्होंने मतलब उनके दिल्ली आने को कितनी क्रूरता के साथ रोका, ऐसा लग रहा था कि कोई विदेश की सेना आ रही है, तो ये सब चीज़ें लोगों के ध्यान में है, अभी ही हुआ है। इसके बाद जब हम आते हैं जहाँ से उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो अब यहाँ अगर बड़ी संख्या में उनकी सीटें कम होती हैं तो निश्चित रूप से फिर वो हार देख रहे हैं, भाजपा हार देख रही है और उसका जो गठबंधन है एनडीए, वो भी हो सकता है कि आधे से ज़्यादा सीटें नहीं पाएगी। अब ये स्थिति संभव होने लगी है। उड़ीसा का हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ वो साथ में भी है, नहीं भी हैं, तो वो मैं उसमें नहीं जाऊँगी। लेकिन यूपी बिहार के बारे में तो मैं कह सकती हूँ कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं या जो
अंग्रेज़ी पढ़ कर के आए हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे समाज की बनावट कैसी है, कौन लोग हैं हमारे समाज में। हम कहते हैं हिंदू, लेकिन हिंदू कौन है? हिंदुओं में भी बहुत विभाजन है, बहुत बंटवारा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़बरदस्त तरीके से ये जो बात कही गई कि ये ज़्यादा सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, जो दलितों और पिछड़ों के अधिकार हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। ये बात बहुत दूर तक घर कर गई है हिंदी भाषा भाषी इलाकों में, और इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कह रहे हैं, हम लोग कौन, हमारे पास तो मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए कि उनके अपने नेताओं ने ये बात कही है। मैंने देखा है कि उनके जो फैज़ाबाद के कैंडिडेट हैं अयोध्या के लल्लू सिंह जी, उन्होंने एक भाषण में कहा कि हमको संविधान में मूल परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा सीटें चाहिए। उनकी एक और भी महिला नेता है, उन्होंने भी ये कहा। आज भी योगी आदित्यनाथ के वेबसाइट के ऊपर उनका अपना एक लेख है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण की वजह से हमारे समाज में आग लगी हुई है, बहुत गड़बड़ पैदा हुई है, इससे लोग बिल्कुल निठल्ले हो रहे हैं, बेकार बन रहे हैं। तो ये अभी भी लगा हुआ है वहाँ। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जब अपने चुनाव में उनसे पूछा गया आरक्षण के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, आर्थिक आधार पर है। अब ये बिल्कुल गलत है, आर्थिक आधार पर नहीं है, ये सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक यानी एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग जातियों को अलग अलग तरह का रिजर्वेशन हमारे समाज में मिला है। तो जब वो ये बात कहते हैं तो उससे भी डर पैदा होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो सामाजिक आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं वो चाहते हैं कि आर्थिक आधार का नाम लेकर के वो एक बड़ी तर्क संगत लॉजिकल बात कहें, लेकिन वो दरअसल जो ऊंची जात के लोग हैं उनको आरक्षण देने का प्रस्ताव रख रहे हैं। और ये जो EWS का हुआ है उसमें ऐसा हुआ भी है। तो ये सारी बातों को अगर हम देखें, फिर बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब तो है ही, और जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है पिछले 10 साल में, और एक नए तरीके का उत्पीड़न हुआ है कि जो बलात्कारी थे, जो हिंसा करने वाले लोग थे, उनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संरक्षण दिया है। चाहे वो MLA उनका हो सेंगर, या वो बृजभूषण शरण सिंह हो ये पहलवानों के मामले में, या जो हाथरस में जो हुआ उसमें जो बनारस की BHU की छात्रा के साथ जो 3 भाजपा के लोग बाद में पकड़े गए, 1.5 महीने तक उनको पकड़ा नहीं गया। और अब जो ये कर्नाटका का जो केस है जो शायद दुनिया का रिकॉर्ड है, और इसकी पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिछले साल दिसंबर में ही मिल गई थी। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी खुद जाते हैं, उसका हाथ पकड़ करके कहते हैं इसको वोट दो, इसको वोट देने का मतलब है मुझे मजबूत बनाना। तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है। जब लोग कह रहे हैं महिलाएं बहुत वोट दे रही हैं, तो मैं नहीं कहती सब, लेकिन इनमें बहुत सारी महिलाएं गरीबी, बेरोज़गारी के खिलाफ भी वोट देंगी, लेकिन उनके उत्पीड़न में ये जो इतना बड़ा ये नया खेल देखा जा रहा है कि उत्पीड़न करने वालों को ये मदद कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, ये भी उनके वोट को प्रभावित करेगा। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास देखें तो जब से ये RSS थी, BJP नहीं था, तो ये हमेशा एक जिसको कहते हैं शोषण करने वालों के पक्ष की पार्टी रही है, चाहे वो सामाजिक शोषण हो और चाहे वो आर्थिक शोषण हो। इसलिए ये हमेशा हमारे समाज में जो उच्च जाति के लोग हैं, खासतौर से ब्राह्मण, उनका नेतृत्व हमेशा रहा है RSS में। उनके लोग हमेशा इनके सबसे शुरुआत से ही बड़े समर्थक रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति हैं, जो हमारे देश के पुराने ये राजा महाराजा वगैरह हैं, ये लोग भी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं। अब आप कह सकते हैं उन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन दिया, हाँ, वो हमेशा जो जीतने वाला है तो देंगे, लेकिन दिल से ये समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है
वो सामाजिक और आर्थिक शोषण करने वालों के पक्ष की विचारधारा है। ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का क्या मतलब है? अगर आप इन्हीं की किताबें पढ़ें तो एक तो वो जो अल्पसंख्यक हैं उनको वो बराबर का नागरिक नहीं मानते हैं, इसके साथ साथ वो हमारे संविधान को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हमको तो मनुस्मृति चाहिए, मनुस्मृति ही सबसे अच्छी सामाजिक व्यवस्था है, मतलब वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, जिस जात में आप पैदा हुए हैं आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ये शुरू से ही जिसको कहते हैं समाज में और दुनिया में जो शोषण बनाए रखना चाहते हैं उनका साथ इन्होंने दिया है। इसीलिए गरीब से तो कोई इनको मतलब नहीं है। अगर हमारे सारे जो उद्योग धंधे हैं, रेलवे और सारी चीज़ें अगर ये अदानी को दे सके तो ये दे देंगे। अगर ये तमाम अधिकार लोगों के ख़त्म कर सकें तो ये ख़त्म कर देंगे। और महिलाओं के अधिकारों के तो ये बहुत ज़बरदस्त विरोधी हैं। हमारे योगी जी ने तो कहा कि औरतों का घर के बाहर क्या काम है, क्यों ये घर से बाहर निकलती है। तो ये उनकी विचारधारा है कि महिलाओं के बारे में, ख़ास तौर से महिला अपने मन से शादी नहीं कर सकती है, अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शनरी, रिग्रेसिव, दकियानूसी राजनीतिक लोग यही लोग हैं। लेकिन ये अपनी बातचीत और अपने नारे और अपने भाषणों से एक तरफ तो कहते हैं हम सारे हिंदुओं के हैं, फिर ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो सबको बराबर से देखते हैं, हम किसी का अलग से मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, हम सबके लिए बराबर हैं। लेकिन आप देखिए कि उनकी नीतियों में हुआ क्या है। 10 साल में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि लोग कहते हैं अंग्रेज़ों के टाइम से ज़्यादा आज असमानता है। गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है और थोड़े से पैसे वाले अरबपति और खरबपति बन गए हैं। इतना पैसा उनके पास कि कभी सोचा भी नहीं किया था। तो ये तो कह रहे हैं मोदी के 10 साल में तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, 10 साल के बाद आप मुझे जिताओगे तो असली पिक्चर में दिखाऊंगा। तो ये असली पिक्चर कैसा भयानक होगा ये हमें आज समझना चाहिए।